बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वॉचिंग वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। कुछ दिन पहले हमने देखा कि अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गज़ा के लिए पीस प्लान का ऐलान किया। 22 नुकात पर मबनी ये पीस प्लान जिसको दुनिया के सामने रखा गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस करते हुए कहा कि एक फरीक यानी कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मेरे साथ मौजूद हैं और इस पर अग्री कर चुके हैं। साथ ही ये कहा कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक जिन्होंने ये तजावीज़ दी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर मुल्क की तरफ से ये पता चला कि ये तो वो तजावीज़ ही नहीं है जो उनकी तरफ से दी गई थी, या उसमें कुछ तब्दीली कर दी गई है। कतर हुकूमत की तरफ से पहला रिएक्शन ये आया कि इसमें बहुत ज़्यादा नुक्ते ऐसे हैं जिन पे वजाहत चाहते हैं हम, जिनकी क्लैरिफिकेशन आना अभी बाकी है, जिस पे कन्फ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो वजाहत तो नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर पता चला कि इन तजावीज़ में तब्दीली ज़रूर की गई है। और आज इसी पे पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान के पार्लियामान में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने भी रखा कि ये पाकिस्तान का प्लान नहीं है। जो 8 ममालिक जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिनके सरबराहान से प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात की थी अमेरिका में UNGA के साइड लाइन्स पे, और उन सबकी तरफ से कहा गया था कि गज़ा के अंदर फौरी तौर पे जंग बंदी होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा, जिस दिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म की तरफ से अनाउंस किया जा रहा था, उस दिन भी फ़लस्तीन पर बमबारी जारी थी। उसके बाद भी कितनी शहादतें हुई, और फिर ह्यूमैनिटेरियन एड वाली फ्लोटिला को किस तरीके से इंटरनेशनल वाटर्स पे इंटरसेप्ट किया गया। उसमें पाकिस्तानी लोग भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। एक फॉर्मर सेनेटर जो हैं वो उस ग्रुप के अंदर मौजूद थे। तो ये तमाम तर चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से इसमें संजीदगी नहीं है, और वो ये जो पीस प्लान है, अब इसको जो मर्जी नाम दे लीजिए, ये टाइम बाय करने के लिए किया गया था, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए दुनिया के सामने रखा गया था। इसी सब पे पहले तो बात करते हैं इस फर्स्ट सेगमेंट के अंदर, और इस पे बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर आसिफ दुर्रानी। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू टुडे। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जब पीस प्लान इसको नाम दिया गया, ये कोई पहला पीस प्लान नहीं था। हमने माजी में भी देखे हैं, 80s में भी सिलसिला शुरू हुआ, 90s में भी इस पे बात हुई, फिर वो मुख्तलिफ हुकूमतें आईं और गईं, और एक और पीस प्लान भी चले सबके सामने आ गया। बट इसको एक प्लान ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, और वो पहले ही दावा कर चुके हैं कि जी 6 जंगें वो दुनिया में रुकवा चुके हैं, और 7वीं जंग ये यहाँ सीज़ फायर करवा के वो इसका क्रेडिट भी लेना चाहते थे। Why was it called a game changer? इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए गए थे जब वो तजावीज़ मुस्लिम ममालिक की तरफ से आई थी, उनको अंडर कंसिडरेशन ही नहीं लाया गया? जी देखिए, इसी से हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं एक मैवरिक हैं, वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, इसलिए हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और फिर ये जो आप पीस प्लान की बात कर रही हैं, जो 21 पॉइंट है उनके, उसमें जो है ये अमेरिका का इशू किया हुआ है, और जो 8 मुस्लिम ममालिक के साथ उनकी मीटिंग थी, उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं। मसलन उसके अंदर जो अहम बात है, नंबर 1 फॉरेन सीज फायर, नंबर 2 जो लोगों को पैलेस्टीनियंस हैं उनको असिस्टेंस जो है फौरी तौर पर मिलना चाहिए, और उसमें कोई शराइत नहीं कि आप इसको जो है गैर मशरूत तौर पे पैलेस्टीनियंस इस वक्त जिन बुरे हालात से गुजर रहे हैं उनको आपने, एक तो उनकी जानों को सेव करना है, दूसरा प्रॉब्लम उनके साथ ये हो गया है कि अब वो भूख के हाथों मर रहे हैं और उनके इलाज नहीं। तो ये ऐसी चीज, और ये इजराइल कर रहा है, और नेतन्याहू जो है वो शख्स हैं कि जिन पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, वो नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े थे, वो बायलैटरल मीटिंग थी, और उसमें वो अक्सर जो है वो एग्जेजरेशन से भी काम लेते हैं ट्रंप साहब। तो वो हर चीज़ को ब्यूटीफुल, बिग, ग्रेट, और वो जो है गेम चेंजर, और वो इसको वंस इन अ सेंचुरी प्लान, इस तरह की वो बातें वो इस मामले में मशहूर हैं। हमने तो ये देखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट में वही उसी वक्त जो है आप उसके साथ दे सकेंगे। यही वजह है कि जितने भी अभी जो मुस्लिम कंट्रीज जिन्होंने उसमें शिरकत की थी उस समिट में, जो ट्रंप साहब की सदारत में हुई थी,
تو اس میں اب آہستہ سے جب یہ ان کے پلان سامنے آیا ہے تو پھر اس کے جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ اب ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم ممالک 8 ممالک انہوں نے آپس میں ڈرافٹ پھر ایکسچینج کیا اور اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا. جی اچھا امبیسڈر صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوبیسلی جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی سو ایوری بڈی واز لائک کہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بار بار اوبیسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ واقعی پیس چاہتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جو ان کی تقریر ہوئی تھی UNGA کے اندر وہ بھی تمام لوگوں نے سنی تھی جس میں وہ فلسطین کو کس طریقے سے اور حماس کو کس طریقے سے کرٹیسائز کر رہے تھے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وہ یورپی ممالک جو حماس کو ریوارڈ کر رہے ہیں اس وقت فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہوئے, یہ تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی. سو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ جو ایک ڈرامہ کیا گیا اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے یہ کس لیے تھا؟ یہ ٹائم اگر بائی کیا جا رہا تھا تو کس لیے کیا جا رہا تھا؟ وہ ایک کون سا امیج ہے جو پورٹری کرنا چاہتے تھے اس وقت؟ دیکھیے ان کا اصل ڈرامہ جو ہے وہ ان کی ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی کے لیے ہے. ان کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب تک یہ قضیہ جو ہے پرولانگ کرتا رہے گا ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ ایک حقیقت یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو اس وقت نیتنیاہو آلموسٹ پیرایا ہو چکے ہیں. سو مچ سو کہ جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں وہاں پہ جس طرح کے میسو ڈیمانسٹریشنز ہیں اس طرح کے تو اسلامی دنیا میں بھی وہ ڈیمانسٹریشنز نہیں ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہوا ہے جس میں ایکچولی امریکہ کے لیے بھی امبیرسمنٹ پیدا ہو گئی. خود امریکہ کے اندر جو ہے جیوز کی میجورٹی جو ہے وہ اسرائیلی نیتنیاہو کے اقدامات کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ خود اسرائیل کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے اعلان وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو الٹرا آرتھوڈاکس جوز ہیں اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو وہ عمل میں لانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے جو جوڈائزم کی پروفیسی ہے اس کو پورا کریں گے. جی اس میں جب یہ پلان ہمارے سامنے آیا تو اس میں ایک چیز بہت ویگلی مینشن کر دی گئی کہ اگر ساری چیزیں سموتھ چلتی ہیں تو آگے جا کے فلسطین کے حل کی طرف ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. اب وہ 2 اسٹیٹ سولوشن جس پہ کبھی اسرائیل بات ہی نہیں کرتا, اوبیسلی وہ تو فلسطین کو ریاست ہی ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ تو ان ممالک کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو ریاست مانتے ہیں. سو اس پہ فوری طور پہ دیکھا ہم نے کہ جو وار کیبنٹ کے منسٹرز ہیں خاص طور سے جو ایکسٹریمسٹ ہیں فار رائٹ کے ہیں جس میں بینگویر جو ہے وہ سر فہرست ہیں, ان لوگوں کی طرف سے بھی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آئیں جس میں کہا گیا کہ جناب یہ تو نیتنیاہو نے کیا کر دیا. تو لوگوں کو لگا کہ شاید ٹرمپ نے بہت بڑی بات منوا لی ہے نیتنیاہو سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سمارٹلی پلے کیا گیا؟ میں نہیں سمجھتا کیونکہ جو یہ پلان ہے بذات خود یہ ایک میڈیوکر سب پلان ہے اور اس کے اندر نتھنگ از کمیٹڈ. تو اس لیے یہ ویگنس اس کے اندر موجود ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو 8 مسلم ممالک جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی تھی نیو یارک میں وہ اس میں کلیئرٹی چاہتے ہیں. اور کلیئرٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کو غزہ سے انخلا کرنا پڑے گا. اس کو یہ گارنٹی دینی پڑے گی کہ وہ ویسٹ بینک پہ جو ہے سلامی ٹیکٹکس نہیں کرے گا, قبضے نہیں کرے گا. اور یہ گارنٹی دینی پڑے گی کہ وہاں پہ جو ہے ایڈ اور اس کے علاوہ جو پیس مینٹیننس آف پیس ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ہے مینٹیننس آف پیس غزہ میں آیا وہ تھرڈ کنٹریز کی طرف سے ہوگا یا کس طرح سے ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں the devil lies in the details. تو وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس لیے یہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بے یقینی کی صورت ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ تبصرے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اس میں امبیسڈر صاحب ایک چیز جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دی تھی اور اس کے پلان کے اندر بھی لکھ دی گئی تھی کہ جی حماس اگر یہ پروپوزل ہمارا نہیں تسلیم کرتا ہے, اس کو نہیں مانتا ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ said that اسرائیل اور نیتنیاہو would have his full backing to finish the job. تو یہ تو آلریڈی ان کی طرف سے ہو ہی رہا تھا. اس دن بھی جب جوائنٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تب بھی فلسطینیوں پہ بمباری جاری تھی, اور پھر یہ نقطہ ڈال دینا کہ ڈسارم کریں گے ہم حماس کو, وہ ہتھیار ڈال دیں, سرنڈر کر دیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سوچی سمجھی سازش تھی؟ کیونکہ حماس میں بھی ہم نے دیکھا فوری طور پہ ایک نقطے پہ جو ریاکشن آیا وہ یہ تھا کہ جناب اسلحہ تو ہماری ریڈ لائن ہے, تو وہ تو ہم سرنڈر کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. حماس کو آپ کیسے جو ہے درمیان سے نکال سکتے ہیں؟ وہ پیلسٹینین سوسائٹی کا حصہ ہیں اور اس کو آپ جو ہے کس صورت میں نکال سکتے ہیں؟
پھر یہ کہ حماس اور پی ایل او کے درمیان جو اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، تو وہ ایسے ختم تھوڑی ہو جائیں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو کمپلیٹلی نفی کرنا بذات خود اس پلان کی ناکامی کا ثبوت ہوگا. جب تک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوگا، اور اب آپ جو ہے یہ حماس سے چاہتے ہیں کہ وہ قیدی بھی رہا کریں، وہ جی ڈیڈ باڈیز بھی واپس کریں، اور اس کے بعد ان کو جسام ہو جائے، تم جو ہے کوئی حیثیت نہیں، کوئی بچگانہ باتیں کرنے. یہ لوگ کہ دنیا بیوقوف تو نہیں ہے، تو یہ بیوقوف سمجھ کے یہ اس طرح کا پلان بنا رہے ہیں. یہ چلے گا نہیں. جی ٹھیک ہے. بٹ اس میں امبیسڈر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا شخص جو کہ جنگی جنون میں بالکل پاگل ہو چکا ہے، جو کہ کسی انٹرنیشنل لاء کو نہیں مانتا ہے، جن ممالک نے اس کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہوئے تھے، ہم نے یو این جی اے میں دیکھا وہ نیو یارک کیسے پہنچا، گریس کی ایئر اسپیس استعمال نہیں کی، اٹلی کی ایئر اسپیس استعمال نہیں کی، پھر وہاں کے انہی یورپی ممالک کو جو آہستہ آہستہ اس کے موقف کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. وہ شخص جو آئی سی سی کی جیورسڈکشن تک ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آئی سی سی ہو، کوئی اور عدالت ہو، کوئی لاء جو ہے وہ اس پہ نہیں لاگو ہوتا، تو شاید اس کو تو یقین ہو چلا ہے دیٹ یو نو آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ اینڈ آئی کین جسٹ گو اسکاٹ فری، نو بڈی از گوئنگ ٹو آسک می. بات یہ کہ وہ امریکہ کی مکمل سپورٹ ہے، تو اس لیے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ منمانی کر رہے ہیں. لیکن یہ اور یہ ساری ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی ہے. اس لیے اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں کہ وہ جو اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں، آیا اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں یا نہیں. یہ بہت ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 6 جنگیں رکوا دی ہیں، یہ 7ویں جنگ جو ہے میرے خیال میں ان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا. اور یہ امتحان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے فریق کو ان کے ہاتھ باندھ کر کے پھر ان کے ساتھ آپ ریسلنگ کریں گے، تو یہ پھر فیئر پلے نہیں ہوگا، اور اس کے نتائج بھی اسی طرح سے نکلیں گے. جی بٹ آپ کے اپنی اسیسمنٹ، آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے؟ جب یو ایس کی ہم بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کے ہاں جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں وہ اسرائیل کے مفادات کو سب سے پہلے رکھتے ہوئے بن رہی ہیں. امریکہ فرسٹ تو ہے یا نہیں ہے، لیکن اسرائیل فرسٹ ضرور ہے ان کی پالیسیز کے اندر. اور جو ڈیسیجن میکرز نظر آتے ہیں، جو پالیسی میکرز نظر آتے ہیں، وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو کیسے یہ چیز چینج کیسے ہوگی جب کارپوریٹ ورلڈ ان کا پورا ان کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے، پالیسی میکرز ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ تو یو تھنک یو ایس کوئی ڈیفرنٹ ایک اپروچ سے اس چیز کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، بائیں لارج اس وقت اگر ہم تو ایک جو ہے ایک انفارمڈ اوپینین ہی بتا سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے جو اسرائیل جس طرح سے پرایا اسٹیٹس اس کا ہو گیا ہے، وہ کبھی پہلے تاریخ میں اتنا نہیں تھا. جس طرح سے امریکہ اس معاملے میں جو ہے تنقید کا جو بن رہا ہے ذریعہ، وہ اس سے پہلے اس طرح سے نہیں تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے تقریباً 6 ماہ میں 6 دفعہ وہ یو این سیکورٹی کونسل میں ریزولوشنز کو وہ ویٹو کر جی چکا ہے امریکہ. تو امریکہ کا اپنی جو ساکھ ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اب یہ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ امریکہ کی ساکھ کو بچاتے ہیں، وہ اپنی ساکھ کو بچاتے ہیں، یا پھر وہ اسرائیل کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہو کر جو ہے وہ دونوں چیزیں لوز کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی کریڈیبلٹی بھی اور اسرائیل. ان اینی کیس وہ تو اپنی کریڈیبلٹی پہلے سے ہی کھو چکا ہے. جی ٹھیک. اچھا، اس میں اوبیسلی یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی سیمز ٹو بی انڈر پریشر. ان کے اپنے ملک کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں، جہاں جہاں نعرے لگتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، پروٹیسٹس ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا خاص طور سے اسٹوڈنٹس کے کیس میں ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، ان کو ملک سے باہر بھی نکالا گیا. کولمبیا یونیورسٹی کے کیس ہمارے سامنے ہے. پھر یورپی کنٹریز سے جو ان کے اتحادی ہیں، جو ایلائز ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی سٹیج پہ جا کے اتنا دباؤ بڑھا سکتی ہے ان پہ کہ واقعی وہ اسرائیل سے ہاتھ پیچھے کھینچیں، خاص طور سے یورپین ایلائز کی طرف سے؟ دیکھیے، اسرائیل جو ہے وہ بڑے عرصے سے ایک لائبلٹی بنا ہوا، تو اس لیے ایون جو پولیٹیکل تھریشولڈ جو ہے ٹالرنس کا اسرائیل کو، وہ بھی اب اس وقت لبریز ہو چکا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں، اب حماس جو ہے اگر اس نے 7 اکتوبر 2023 میں جو عمل کیا، ورنہ اس سے پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ سعودی اور اسرائیل جو ہے ان کے جی مذاکرات ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل.
लेकिन आपने देखा वो कितना बड़ा सेटबैक था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये जब दोहा पे हमला इजराइल करता है तो इसका नतीजा आपके सामने इमीडिएटली जो है, जिसको इंटरप्रेट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ, बिल्कुल सही। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि आप जो है दुनिया वो भी फिर अपना दिफा करना जानती है। और उस सूरत में आपके पास आपकी जितनी भी बड़ी मिलिट्री पावर हो, लेकिन जब लोग आपसे मुतनफ़िर हो जाएंगे तो फिर आपके भले आप राइफल्स के साथ मुझे हैंड्स अप करा दें, लेकिन मेरी आंखों में जो नफरत है वो तो कम नहीं होगी। आप मार सकेंगे, उससे आगे आप नहीं जा सकेंगे। और कितने लोगों को मारेंगे? अब भी मार चुके हैं, 66,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन शहीद कर चुके हैं। कोई तकरीबन 1,30,000 के करीब पैलेस्टीनियन जो हैं ज़ख्मी हैं। उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो उनकी लाइफ चेंजिंग इंजरीज हैं, जो वो कभी नॉर्मल हो नहीं सकेंगे। इससे बड़ी ब्रुटैलिटी आप क्या समझते हैं? और फिर ये वो मुल्क कर रहा है कि जो खुद हॉलोकॉस्ट का विक्टिम अपने आप को सारी दुनिया में बना के पेश करता रहा है। तो उस हॉलोकॉस्ट के नतीजे तो अब ऐसा लगता है कि ये जो है ये कौन लोग हैं? इनके पीछे तो फिर उसी तरह से लोग पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही ये इनकी अपनी निजात जो है इसी में है कि वो रिकंसिलिएशन की राह इख्तियार करें। जी सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। देखें, अब जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि क्योंकि दुनिया वो वाली दुनिया भी जो खामोश रहती थी, जो इजराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करती थी, अब वो उठ खड़ी हुई है। अवाम हमें इन महज़्ज़ब माशरों में, मगरबी माशरों के अंदर नज़र आ रही है, फ़लस्तीनियों के हक़ में वो मुजाहरे करते हुए। अब अरब वर्ल्ड हो या फिर यूरोप हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, हमें इज़राइल के साथ ऑब्वियसली उनके ताल्लुकात नज़र आते हैं, उनकी ट्रेड है। एक तरीका जो बहुत लोग मानते हैं कि अगर वाकई दुनिया इस पे आ जाए तो इज़राइल को आप वो कहते हैं ना कि सरेंडर करने पे मजबूर कर सकते हैं, और वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, वो उनके साथ ट्रेड का बंद कर देना है, उनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देना है। अब स्पेन की तरफ से जैसे बहुत सराहा जाता है कि जनाब वो उन्होंने आम एम्बार्गो लगा दिया और वो एक अच्छा स्टेप उनकी तरफ से उठाया गया। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में दीगर ममालिक भी और ख़ास तौर से अरब वर्ल्ड इस चीज़ पे आ सकता है, इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर सकता है, इजराइल के साथ इकोनॉमिक टाइज कट ऑफ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आखिर अब ये अब तक जो आप समझे 48 से ऑनवर्ड जो चला आ रहा है, तो इजराइल को तो वो लेजिटिमेसी तो नहीं मिली ना। इजराइल ने अपने आप को एक मुल्क तो बनवा लिया, लेकिन अभी तक वो लेजिटिमेसी उसको नहीं मिल सकी है। और ये लेजिटिमेसी उसको इमीडिएट नेबरहुड से ही मिलेगी, अरब से मिलेगी, मुस्लिम वर्ल्ड से मिलेगी, क्योंकि असल मसला जो है वो अल-कुद्स अल-शरीफ का है। और ये मसला खाली पैलेस्टाइन का नहीं है, ये पूरी मुस्लिम दुनिया का है। जी ये अभी जो बहुत पॉइंट्स हमने कहा कि वेग रख दिए गए हैं इस प्रपोज़ल के अंदर, उसमें ये भी कहा गया कि फिर हमास का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बन जाएगा, उसमें टोनी ब्लेयर का नाम भी वो लेकर आ गए। अब पीस कीपिंग मिशन की बात की जा रही है। मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि वो 20,000 ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉय करेंगे फॉर पीस कीपिंग मिशन। अब इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बात हुई, जो आज इसहाक डार साहब भी कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है। सो इन योर व्यू क्या होना चाहिए? ये कोई पीस कीपिंग मिशन काम कर सकेगा मुस्लिम दुनिया का? देखिए, पीस कीपिंग मिशन उसी वक्त होगा कि जब आप पूरे जो मुआहिदे की शराइत हैं उसमें पार्टीज जो हैं वो इत्तेफाक करेंगे। और ये तो आप समझे पीस मिशन तो एक उसका कल्मिनेशन पॉइंट होगा जिसके तहत उस एरिया में पीस कायम होगा ये गाजा के अंदर। और उसमें आया फैसला ये किया जाएगा कि मुस्लिम ट्रूप्स जाएंगे मुस्लिम ममालिक के, या ये मिक्स वो हो गए उसके अंडर द यूएन ऑस्पिसेस जाएंगे। ये अभी वेग है, इसमें अभी हमें तफसीलात नहीं पता। राइट। एम्बेसडर आसिफ दुरानी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर।
درست ہر وقت بر وقت درست ہر وقت بر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درست ہر وقت بر وقت سچ سے بڑی طاقت کوئی نہیں، مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک انکہی کہانی۔ تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی ہے۔ ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے، فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں، با اثر رہیں۔ نیوز لائن with ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان، only on PTV News۔ سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی۔
क्या कर रहे हैं हम? सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। Stand by, rolling, cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि इजराइल एक नाजायज़ रियासत है और पाकिस्तान इसे कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। इजराइल के फ़लस्तीनियों पर जुल्म व जबर आज भी जारी है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मकाम दोबारा से हासिल कर रहा है। पाकिस्तान को वो सिग्निफिकेंस मिल रही है जो एक ज़माने में हुआ करती थी। वो ममालिक जिनके साथ आपको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नज़र आती थी और फिर वो नहीं रही, वो भी दोबारा बनती हुई दिखाई देती है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की कोई मोहब्बत एकदम उनके दिलों में ताज़ा हुई है, इसलिए कि उनको भी समझ आई है कि पाकिस्तान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना सिर्फ इस खित्ते की वजह से है। पाकिस्तान ने रिसेंट जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग के अंदर जो बर्तरी हासिल की है, उसमें अस्करी ताकत का भी मुजाहरा करके एक अपने से बड़े दुश्मन को हरा के दुनिया को भी पैगाम दिया है कि आप पाकिस्तान को इस तरीके से गैर संजीदगी से नहीं ले सकते हैं। अब अगर आप इजराइल के ईरान पे हमले की बात करें तो उस जंग के अंदर भी बार बार पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाता रहा कि इस खित्ते के अंदर जो जंग बढ़ सकती थी उसको दबाने में, उसको कम करने में पाकिस्तान ने अपना कलीदी किरदार अदा किया। यही वजह है कि फिर अमेरिका में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात भी होती है, फ़ील्ड मार्शल को भी बुलाया जाता है, एक नहीं दो मुलाकातें हो जाती हैं और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सरबराहान के हवाले से बड़े तारीफ़ी कलमात आते हैं। लेकिन असूली मौक़िफ़ जो पाकिस्तान का कुछ इशूज़ पे है और आज तक उसी पर पाकिस्तान कायम है, उसमें से एक बड़ा इशू फ़लस्तीन का इशू है। फ़लस्तीन के मामले पे पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हमारा जो डे 1 से मौक़िफ़ है उसी के साथ खड़े हैं। फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UNGA में कहा कि प्री 1967 बॉर्डर्स के साथ और कुद्स शरीफ के साथ एक फ़लस्तीन की रियासत होनी चाहिए और वही पाकिस्तान जिसकी हिमायत भी करता है। 8 ममालिक के, इस्लामी ममालिक के सरबराहान प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलते हैं, फिर से फ़लस्तीन में अमन के लिए, इस बार फिर से जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए कुछ तजावीज़ों के सामने रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप वो 20 नुकाती प्लान इजरायली वज़ीर आज़म के हमरा दुनिया को बताते हैं और ये बताते हैं कि इसमें मुस्लिम ममालिक की काफ़ी काविशें शामिल हैं। प्लान अनाउंस हो जाता है तो पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें वेग हैं। आज अगर हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात करें तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़े किया कि ये वो तजावीज़ नहीं हैं जो हमारी तरफ से आई थी। कतर भी ये कह रहा है कि इसमें बहुत सी वजाहतें आनी चाहिए जो कि नहीं हैं। ये प्लान चेंज आखिर क्यों हुआ और मज़ीद आने वाले दिनों में इस मामले को कहाँ हम जाता हुआ देखेंगे, इस पे एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमा मलिक। शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा, पाकिस्तान हो गया, उसके अलावा 7 और ममालिक के रहनुमा
प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलते हैं, कुछ तजावीज़ देते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि जी बड़ा अच्छा आपने किरदार अदा किया है, दाद मिलती है, मीडिया पे आके प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं, लेकिन जब असल प्लान अनाउंस होता है तो आज पता चल रहा है कि जी उसको तब्दील कर दिया जाता है। आपकी नज़र में क्यों ऐसा किया गया? जी, बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझनी कि अमेरिका चाहे कितना भी ऑनेस्ट ब्रोकर बनने की कोशिश क्यों ना करे, व्हेन इट कम्स टू द इजरायली इंटरेस्ट तो अमेरिका भी उनके हाथों मजबूर है, विलिंगली मजबूर है या अनविलिंगली मजबूर है, अंडर ड्यूरेस है, बट अमेरिका मजबूर रहता है। दूसरा ये कि ये जब आपस में उन्होंने मुआहदा तय किया और मुस्लिम ममालिक को ऑन बोर्ड लिया, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया फ्रंट लाइन मुस्लिम ममालिक थे, और इनका जो कलीदी किरदार है वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों को एक्नॉलेज करने का और देखने का। तो उसके बाद एक तरह का कंसेंसस डेवलप हुआ कि ओके, और अमेरिका के लिए ये एक बड़ी मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ था, और ख़ास तौर पे मोर देन अमेरिका इट वाज अ मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ फॉर डोनाल्ड ट्रंप एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो कुछ एक फैंसीफुल आइडिया रखते हैं जिसमें थोड़ा सा हमने भी उनकी मदद की है कि वो एक बहुत बड़े ऑनेस्ट ब्रोकर हैं और वो पीस ब्रोकर हैं, और वो बहुत ग्लोबल लेवल की उनकी एक्यूमेन है कि वो जहाँ जाते हैं उनकी मैजिक टच है और मीडिएशन हो जाती है और सुलह सफाई हो जाती है। बिलाशुबा में 2025 की जो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, जो कि इंडिया ने ही लॉन्च की थी, भारत ने हम पे लॉन्च की थी बहाना बना के, और फिर जब उसको बहुत बुरी तरह मार पड़ी तो उसने अमेरिका की मदद का सहारा लिया, और फिर वो एक मौका मिला डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कहने का कि मैंने सालिसी का किरदार अदा किया, जो कि पाकिस्तान ने बड़े खुले जहन से उस बात को कबूल किया कि चलें, अगर इंडिया की फेस सेविंग हो भी रही है तो ठीक है, और अमेरिका का एक बड़ा कलीदी किरदार है साउथ एशिया की पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के डिस्कोर्स में। सो इसमें भी अमेरिका को इस चीज़ का ये बहुत था कि अगर हम किसी तरीके से जंग बंदी करवाते हैं, बट एक चीज़ हम सबको हमेशा से क्लियर होनी चाहिए थी कि अमेरिका और इसराइल आर पार्टनर्स, दे आर वेरी वेरी क्लोज पार्टनर्स, डिस्पाइट अगर हम इजरायली लॉबी को इग्नोर कर भी दें, और इनकी ये जो पार्टनरशिप है ये पुरानी है, और जब से 1990 से मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस की बुनियाद पड़ी है, हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने ये देखा है कि इजराइल रिवर्स में नहीं जाता, वो अगले स्टेप से कहानी शुरू करता है। सो जो रिवर्स में लॉसेस हो चुके होते हैं उनकी पैलेस्टीनियंस को कोई कॉम्पनसेशन या फिर रिकवरी नहीं मिलती, यानी अगर घर लोगों से छीन लिए गए तो उनको रीबिल्ड या फिर से आबाद नहीं किया जाता। सो हमेशा वन स्टेप अप है कॉन्फ्लिक्ट एंटी में, और 2 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है अपनी शिद्दत में, कॉन्फ्लिक्ट बहुत अरसे से है, पर जो शिद्दत इख्तियार की हुई है उसमें अमेरिका का एक कॉम्प्लिसेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसमें अमेरिका ने बहुत तरीके से इजराइल को रोकने की कोशिश नहीं की, बट अगर उनको अब ये सालिसी का किरदार लग रहा था तो उन्होंने स्टेप अप किया और उन्होंने ये समझा कि मुसलमान ममालिक जो हैं ये बस साइन करके दे विल बी हैप्पी अबाउट इट, दे विल नॉट रीड द फाइन प्रिंट, अगर हम इसको रिवाइज भी कर देते हैं, बट ऑब्वियसली एवरी मुस्लिम कंट्री स्टैंड्स हार्ट एंड सोल विद द पैलेस्टीनियंस, और जो रिवाइज ड्राफ्ट निकला जब उसको देखा गया तो इन द लार्जर इंटरेस्ट अमेरिका का शायद ये ख्याल था कि मुसलमान ममालिक इस पे शोर नहीं मचाएंगे और दे विल ओवरलुक इट, बट चीज़ें इस तरह नहीं होती। इससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से मजरूह हुई है, जो उनको इस चीज़ का ख्याल करने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जैसा आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में कहा कि उन्होंने सोचा होगा कि जी ओवरलुक कर देंगे और फिर कौन फ़ाइनल प्रिंट पढ़ने की कोई ज़हमत ही नहीं करेगा, बट मुझे ये बताइए कि अभी हमारे मुस्लिम ममालिक की तरफ से ख़ास तौर से ये 8 ममालिक जो इस नेगोशिएशन में शामिल थे या जिनकी तरफ से ये तमाम तजावीज़ आई भी थी, ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका से बात हो रही है इस मामले के ऊपर कि क्यों तब्दील किया गया, या जो हमास से इस वक्त बात कर रहे हैं ममालिक, ख़ास तौर से कतर हो गया, इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, वो भी बता रहे हैं कि जनाब हमास की तरफ से ये तजावीज़ आ रही हैं या हमास जो है वो ये चाहता है, इस चीज़ पर रजामंद है, इस चीज़ पर रजामंद नहीं है। लेकिन ये कहना कि या ये सोचना रादर कि अमेरिका जो है वो वाकई हमारी तजावीज़ अब उसी तरीके से सामने रखते हुए जो तब्दीलियाँ की गई थी उनको वापस ले लेगा,
You think that can ever happen? देखिए, अमेरिका ने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि वो जो है गेम को, इनिशिएटिव को अपनी तरफ करें, जो कि बैकफायर किया है। सो अमेरिका को इस चीज़ का तो एहसास है कि अगर कोई पीस डील होनी है तो उसमें ये चालाकी, और वो बैकफायर कैसे किया है और अमेरिका ने क्यों चेंज किया है कि जो मुआहिदा हुआ था बाद में नेतन्याहू ने उसको रिव्यू किया और अपनी मर्जी से उसने इन क्लॉजेस को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया और उसको फिर से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये तो इंग्रेस है इजराइल की और इजरायली लॉबी की, जूइश लॉबी की इंटरनेशनल पॉलिसी डिस्कोर्स डेवलपमेंट में। तो ये चीज़ हमें कोई बहुत हल्की नहीं लेनी चाहिए। बट उसके बाद ये है कि जब अमेरिका ये देख रहा है कि वो ममालिक जो कि मेरे साथ टेबल पे बैठ के खुश असलूबी के साथ एक अच्छे माहौल में फ़लस्तीन के गंभीर मसले को रिजॉल्व करने की दिलचस्पी रखते हैं और सिंसेरली दे आर इन्वॉल्व इन दैट, अगर मैं उनके साथ गेम प्ले करूंगा, जो कि एक दफ़ा मैं कर चुका हूँ, तो दैट मीन्स कि ना सिर्फ पीस इल्यूसिव होगी, मेरी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल तबाह हो जाएगी और उसके बाद ये मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि मुसलमान ममालिक जो हैं, जो कि अगर ये चीज़ हुई तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक नहज की तरफ लेके जाएगी कि मुसलमान ममालिक आपस में इत्तेहाद करें और कंबाइंड एक मिलिट्री पावर के साथ इजराइल पे अटैक करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। क्योंकि मुसलमान ममालिक रिटोरिकली जो भी कहते हैं, अगर हम सब इतने ज़्यादा मुत्तहिद होते और अगर हम में ये दमखम होता तो कलेक्टिवली, इंडिविजुअली नहीं, तो हम कब का फ़लस्तीन के मसले को फ़लस्तीनियों के हक में डिसाइड करवा चुके होते। इजराइल क्या कर लेता? ठीक है, इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने अकेला उस हमले का जवाब दिया और एट द एंड ऑफ द डे इजराइल को रिट्रीट करनी पड़ी, बावजूद इसके कि आखिरी दिन अमेरिका ने अपने बड़े बड़े बॉम्बर्स से ईरान की स्ट्रेटेजिक एसेट्स को अटैक करने की कोशिश की। तो आजकल की वॉर में ये एब्सोल्यूट विक्ट्री, एब्सोल्यूट लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उस तरह नहीं है। ये अच्छा, लेकिन चीज़ें बहुत आज जब नायब वज़ीर आज़म एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जब बात कर रहे थे, ऑब्वियसली ही स्पोक अबाउट ईस्टर्न नेटो के जी उसके चांसेस बन रहे हैं। हमारा जो सऊदी अरेबिया के साथ ये डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा ममालिक हैं जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है ज्वाइन करने के लिए। सो इफ़ दैट हैपन्स, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही है, माजी में कलेक्टिवली हमें वो एफर्ट्स नज़र नहीं आई, वरना ये कब का इजराइल का रास्ता जो है वो रोका जा सकता था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बट ये जो ईस्टर्न नेटो की बात करें, इन दिस केस आपको लगता है, पहले तो बताइए कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने इम्कानात हैं इसके, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी क्या पोजीशन होगी? देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे आसान जवाब है, पाकिस्तान से हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग और क्लियर है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रेंट के साथ रखा है और बहुत फहम के साथ रखा है। और जितना भी पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश गई, जितना इसके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को नेगेटिव लाइट देने की कोशिश की गई, पाकिस्तान स्टेडफास्ट रहा। उसके साथ पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है वो फुल स्पेक्ट्रम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, यानी कि हम कन्वेंशनल के सब ज़ीरो से जाके मैक्सिमम लेवल जहाँ तक न्यूक्लियर हथियार है, हमारा हर रेंज अवेलेबल है और इसमें कन्वेंशनल का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर हमारा बेशक फर्स्ट यूज़ ऑप्शन है, पर हम उसको हमेशा बहुत फहम के साथ और बहुत रिस्ट्रेंट के साथ हमने इस चीज़ को इंटरप्रेट किया है। बाकी ममालिक जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, उनका एक तो सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत से कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका है, और हमने उनको माशाल्लाह, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया कि वो हमने उनको सरजमीन रसूल पाक की बर्थ प्लेस है और हमारे होली साइट्स के कस्टोडियंस हैं, तो उनको हम अपना नेचुरल लीडर कंसिडर करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्या तुर्किया, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एक मिलिट्री अलायंस में इकट्ठे हो सकेंगे? देखिए, ये तो हमने चीज़ देखी है कि चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान की मफाहमत करवाई और वो अभी तक एक तरह से चल रही है। बट अगर कोई जॉइंट एक्शन लेने की बारी आई, से ईरान कहता है, तो क्या बाकी सारे इकट्ठे चलेंगे, हम कदम होके चलेंगे? अमूमन ऐसी जो, और अगर हम असल नेटो की बात करते हैं
तो असल नेटो में भी हमने ये देखा था कि किसी और मुल्क की खातिर अमेरिका ने कभी एक्शन नहीं लिया। नेटो तभी कारामद हुई या नेटो ने तभी अपने आप को फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड किया जब अमेरिका के इंटरेस्ट को खतरा था। ठीक, सो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। ईस्टर्न नेटो यकीनन मुमकिन है, मुसलमान ममालिक ये बिल्कुल इत्तेहाद बना सकते हैं, बट ये इत्तेहाद बहुत हद तक सिंबॉलिक होगा। और अगर ये इंटरप्रेट होता है एक काइनेटिक एनर्जी में, एक काइनेटिक फोर्स की शक्ल में, तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल खित्ता है जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली फिर एक बहुत बड़ी जंग की लपेट में आ जाएगा, जिसमें फिर इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्री फॉर ऑल। और हमें एक और चीज़ देखने की बड़ी ज़रूरत है कि ओवर दीज लास्ट 20+ years, बल्कि नियरली 30 years नाउ, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम में एक बहुत कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको मुख्तलिफ स्टेट एंटिटीज़, जिनमें वेस्टर्न पावर्स भी जो हैं, जो उनको कंडेम करती हैं, पर वो उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही हैं मुसलमान ममालिक को चेक करने के लिए। और आप सीरिया देख लें, इराक देख लें, अफगानिस्तान देख लें, उन्हीं फोर्सेस जिनके खिलाफ इनकी अखबारें भरी हुई होती हैं, जब हम देखते हैं तो उनके अकाउंट डॉलर्स से भरे हुए हैं। तो ये डॉलर्स कहाँ से, इन्होंने कोई अपनी मिलिट्री लगाई हुई। That raises this question. बिल्कुल सही डॉक्टर सलमा मलिक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया टेक। स्टे ट्यून्ड। Stand by. Rolling. Cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. कहते हैं कि जब वक्त तब्दील होता है तो फिर हालात पर कंट्रोल नहीं रहता। पर्दे के पीछे छुपा चेहरा सबके सामने अया हो जाता है, और जब पर्दे के पीछे छुपा चेहरा मंजर आम पर आता है तो वो सब जो आपके कसीदे पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमारी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो चुका है, अब हम खामोश नहीं रह सकते। और फिर वो बोल उठते हैं। चुप रहने वाले जब बोलते हैं तो फिर दुनिया सुनती है। आज कनाडा भी बोल रहा है। कनाडा अपने एक्शंस की मदद से बता रहा है कि इंडियन हुकूमत दिल्ली में बैठकर किस तरह खामोशी से एक किलिंग नेटवर्क चला रही थी। कनाडा ने इंडिया का पर्दे के पीछे छुपा चेहरा बेनकाब कर दिया है। कैनेडियन हुकूमत वो पहली मगरबी हुकूमत है जो खुलकर अपने अमल से बता रही है कि इंडिया दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है। और इंडियन हुकूमत के जेर असर चलने वाला अंडरवर्ल्ड गैंग, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया भर और खास तौर पर कनाडा में दिल्ली के जारहाना अज़ाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कनाडा का कहना है कि इंडियन गैंग हमारे शहरियों के कत्ल की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। कैनेडियन हुकूमत ने बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है। बिश्नोई गैंग वही गैंग है जो कनाडा में आलमी शोहरत याफ्ता सिख रहनुमा खालिस्तान तहरीक के कनाडा में सरबरा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलव्विस था। कैनेडियन डिक्लेरेशन के बाद बिश्नोई गैंग कनाडा में मुकीम इंडियन शहरियों, खास तौर पर सिख यात्रियों को डराकर भत्ता इकट्ठा करता था, अगवा की वारदातें करता था, और जहां जरूरत पेश आती थी वहां किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करता था।
कैनेडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंग बराह रास्त इंडियन हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का भी आलाए कार था। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक इंडियन ग्रुप को दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर करने के बाद सिक्योरिटी हुकाम बाआसानी गैंग से ताल्लुक रखने वाले अफराद के असासे जब्त करने के साथ इसे मजीद मुजरमाना कार्रवाइयों से रोक सकेंगे। अब अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, तो ये वो गैंग है जिसकी सरबराही एक 32 साला नौजवान लॉरेंस बिश्नोई करता है, जो गुज़श्ता एक दहाई से जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन कहा जाता है कि वो जेल में बैठकर दुनिया भर में अपना गैंग बहुत कामयाबी से चलाता है। वो जेल में बैठकर एक क्रिमिनल एंटरप्राइज चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की क्या बात है, तारीफ तो बनती है। एक कॉलेज से गैंग शुरू करने वाला शख्स आलमी दहशतगर्द बन गया। दहशतगर्द भी ऐसा जो जेल में बैठकर यह भी सोच लेता है कि मैंने भत्ता और कत्ल भी कनाडा की सरजमीन पर उसका करवाना है जो इंडियन सरकार के खिलाफ बात करता है, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की हिट लिस्ट पर है। बिश्नोई गैंग की कार्रवाइयां सिर्फ कनाडा तक नहीं रुकती। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स अमेरिका में भी कत्ल की कोशिश में रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। और यहां भी टारगेट कौन होता है? खालिस्तान तहरीक का एक सरकर्दा रहनुमा। ये कैसा अजब तमाशा है। इंडियन गैंग का सरबरा इंडियन जेल में बैठा कनाडा और अमेरिका में गैंग चलाता है। वाह क्या कहने। 10 साल से इंडियन जेल में बैठा 32 साला लॉरेंस बिश्नोई कैसे एक गैंग चला सकता है? ऐसा मालूम होता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बजाय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ही इस गैंग को चलाती है, और जो लोग इंडियन इंटेलिजेंस की हिट लिस्ट पर होते हैं वो ही इस गैंग का निशाना बनते हैं। इसी तरह मारूफ पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे भी इसी किस्म की एक दास्तान है। आज तक किसी को यह मालूम नहीं हो सका कि सिद्धू मूसेवाला का कसूर क्या था। जब बीबीसी का सिद्धू मूसेवाला के कातिलों से राबता हुआ तो वो भी कत्ल की कोई खास वजह ना बता सके। मूसेवाले का कसूर क्या था? मूसेवाले का कसूर यह था कि वो एक पंजाबी सिंगर था, पंजाब की आवाज था, पंजाब में होने वाली हक तलफी के खिलाफ आवाज उठाता था, पंजाबियों की आवाज बनता था, अपनी गायकी के जरिए निजाम के खिलाफ आवाज उठाता था। मूसेवाला की आवाज फैसला साजों के लिए उस वक्त परेशानी का बायस बन जाती थी जब उनको मालूम होता कि इंडिया से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर कनाडा और अमेरिका तक मूसेवाला दिलों की धड़कन बन चुका है। एक कलील मुद्दत में मूसेवाला की वीडियोस को 5 अरब से जायद व्यूज मिल चुके थे। मूसेवाला की मुजाहमती आवाज को भी दबाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम को इस्तेमाल किया गया, लेकिन कत्ल के अहकामात देने वाला आज भी कानून की गिरफ्त से बहुत दूर है। लॉरेंस बिश्नोई फकत एक किरदार है जिसके पीछे छुपकर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया भर में दहशतगर्दी की मुर्तकिब हो रही है। पाकिस्तान तो अज़ल से इंडियन हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का निशाना था ही। अब तो इंडियन इंटेलिजेंस कभी कतर में पकड़ी जाती है तो कभी ईरान में, कभी कनाडा में और कभी अमेरिका और बरतानिया में, और अभी भी बहुत कुछ पर्दे के पीछे है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. बार बार